अभी हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जान लेते हैं कि मॉर्फिन को ओपियम से सबसे पहले सर टर्नर ने 1805 में आइसोलेट किया था और उसने ही इसका नाम दिया मॉर्फिन बेस्ड ऑन द ग्रीक गॉड नेम्ड मॉर्फियस विच मीन्स गॉड ऑफ ड्रीम्स। तो ये सपने दिखाने वाली दवा थी। मीन्स दवा क्या, ये एल्कलॉइड है जिसको इनटेक करने पे हालुसिनेशन या ड्रीमी लोग फील करते हैं, तो उसके बेस पे उन्होंने इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम दे दिया मॉर्फिन, जो कि बेस्ड था मॉर्फियस नाम से। 100 ईयर्स लग गए इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को कंप्लीटली इल्यूसिडेट करने में, और जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन किया है। मोस्ट ऑफ देम वर जर्मन्स। तो जो लिटरेचर भी अवेलेबल है मॉर्फिन के ऊपर वो जर्मन लैंग्वेज में है। मैंने काफ़ी सारा डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश की, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। बट जिस्ट उसका पेपर का मिल गया कि वो एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। तो उसमें फेमस नाम जो कुछ हैं वो एक तो नॉर है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इसके स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन के लिए, एक सौर हैं, इन्होंने जो फेनांथ्रीन न्यूक्लियस होता है इस चीज को प्रूफ किया था और उसकी उन्होंने फाइनली सिंथेसिस करके भी प्रूफ किया था। और सौर का मॉर्फिन के स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन के दौरान जो फेनांथ्रीन न्यूक्लियस की उन्होंने सिंथेसिस की, उसके बेस पे फेनांथ्रीन केमिस्ट्री एस्टेब्लिश की गई और फेनांथ्रीन की जो सिंथेसिस फेनांथ्रीन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो भी सौर ने ही डिस्कवर किया था। तो सौर फेनांथ्रीन केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं। उसके अलावा वान ब्राउन हैं जिनका डिग्रेडेशन स्टडी है। गेरिस्टन और वीलैंड इन्होंने भी काफी सेमिनल कंट्रीब्यूशन दिया है इसके स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन के लिए। ओके, तो स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन में हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि रास्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। मॉर्फिन का एम्पिरिकल फार्मूला C17H19O3N होता है, जो कि रास्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं जिसका फार्मूला लिखा हुआ है C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1, तो अगर हम नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रख देते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आती है 9। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें इनडायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी रिंग या डबल बॉन्ड हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो हमको बता देता है। तो मॉर्फिन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना आता है, 9 आता है। इसका मतलब मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ रिंग या डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन कितना है, 9। तो यहाँ से आप अगर देखना भी चाहें तो आपको पता है कि 4 डबल बॉन्ड तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, 3 बेंजीन रिंग के अंदर और एक यहाँ पे, यानी कि 4 डबल बॉन्ड हो गए, तो 5 रिंग और होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जो फिनांथ्रीन वाला सेगमेंट है 3 रिंग वो हो गई, एक जो ईथर लिंकेज लगा है 5 मेंबर रिंग एक ये हो गई, और एक ये जो इथाइलिन ब्रिज लगा हुआ है एक रिंग ये हो गई। तो 5 रिंग है और 4 डबल बॉन्ड है बेसिकली, और वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से हमारा प्रूफ हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको साइड में बना के रखना है समझने के लिए, और ये सारा सेक्शन आपको करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और आप वो इंफॉर्मेशन परस्यू करते जाएंगे। फिर आता है सेकंड, हम नेचर ऑफ नाइट्रोजन प्रूफ करते हैं। नेचर ऑफ नाइट्रोजन आपको यहाँ मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देख के पता चलता है कि ये टर्सरी नेचर है। हम प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करने का तरीका है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट करते हैं तो वो कितने मिथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनाने के लिए। चूंकि ये नाइट्रोजन पहले से ही टर्सरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इक्विवेलेंट मेथिल आयोडाइड को ही कंज्यूम करेगा। तो मॉर्फिन को जब हम मेथाइल आयोडाइड से ट्रीट करते हैं तो ये एक्चुअली 1 इक्विवेलेंट ही यूज करता है, और उसके बाद ये क्या बना लेता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। ये क्या बन जाता है, क्वार्टनरी साल्ट बन जाता है। क्वार्टनरी साल्ट कैसे प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो if morphine is treated with methyl iodide it forms quaternary ammonium salt, जिससे कि प्रूफ होता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारा टर्सरी नेचर का है। ओके, तो टर्सरी नाइट्रोजन तो हमारा प्रूफ हो गया, जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था। अभी हम फर्दर इसको और कैसे प्रूफ करते हैं। व्हेन मॉर्फिन इज डिस्टिल्ड विद सोडा लाइम इट फॉर्म्स मिथाइलएमीन। अब ये जो मिथाइलएमीन प्राप्त होता है ये हमारा ये वाला सेगमेंट रहता है जो यहाँ पे अटैच रहता है। सोडा लाइम के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो जो भी यहाँ पे अटैच रहेगा वो उतना मिथाइलएमीन हमको प्राप्त होता है। यानी
यानी कि अगर इस नाइट्रोजन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो हमको एक मिथाइलेमिन मिलेगा, अगर दो मिथाइल जुड़े होते तो हमको दो मॉलिक्यूल मिथाइलेमिन के मिलते, यानी दो इक्विवेलेंट मिलता। ऐसे ही नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप को हम कंफर्म कर सकते हैं अगर हम जस्ट बाय डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम कि कितना इक्विवेलेंट मिथाइलेमिन हमको मिलता है। तो मॉर्फिन का डिस्टिलेशन जब करते हैं सोडा लाइम के साथ तो वन इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइलेमिन जनरेट होता है, जिससे प्रूव होता है कि इन द मॉलिक्यूल ऑफ मॉर्फिन नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद वन मिथाइल ग्रुप। अगेन इट प्रूव्स दैट नाइट्रोजन इज टर्शरी। फर्दर वन ब्राउन डिग्रेडेशन भी एक तरीका है। अब वन ब्राउन डिग्रेडेशन को हम मॉर्फिन के से स्टार्ट करने के बजाय हम उसका मेथाइलेटेड एनालॉग लेते हैं, यानी कोडीन लेते हैं। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोडीन में इस हाइड्रोक्सी की जगह पर पहले से ही मिथाइल रहता है। तो मॉर्फिन से पहले हम क्या बनाएंगे, कोडीन, जिसको 1881 और 83 में ग्रीमार्क्स और हेस ने स्टैब्लिश किया था मॉर्फिन और कोडीन का स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। तो उसमें क्या उन्होंने किया, मॉर्फिन को एक मिथाइलेटिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं। अब ये मिथाइलेटिंग एजेंट क्या है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ फिनोलिक OH के लिए है, यानी कि जो फिनोलिक OH है उसी को ये मिथाइलेट करेगा, नाइट्रोजन को ये मिथाइलेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्वाटरनरी साल्ट बना दे, जबकि हम मिथाइल आयोडाइड से अगर करते हैं तो वो ये नाइट्रोजन पहले रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम जब ये वाला मिथाइलेटिंग रिएजेंट लेते हैं तो वो फिनोलिक OH को मिथाइलेट करता है, क्योंकि ये बेस है। इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और वो इस मिथाइल पर अटैक करता है और डाइमेथिल फेनिलएमीन रिलीज हो जाता है। तो मॉर्फिन का हम जब मिथाइलेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोडीन। अब कोडीन में आपको पता है कि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, उसकी जगह पर क्या लग गया, मिथाइल, यानी कि CH3 लगा है और H निकला, यानी कि टोटल CH2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो C17 था, एक कार्बन बढ़ा तो 18 हो गया, और H2 बढ़ा यानी कि C19 से कितना हो गया, C21 हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है। अब जब हम इस कोडीन का वन ब्राउन डिग्रेडेशन करते हैं तो हमको NR कोडीन मिलता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो मॉर्फिन का एम्पिरिकल फार्मूला है और NR कोडीन का एम्पिरिकल फार्मूला है वो दोनों ही सेम है। नीचे आपकी वन ब्राउन डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। इसमें हम बेसिकली साइनोजन ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं। तो जो टर्सरी नाइट्रोजन होता है, चूंकि वो ज्यादा बेसिक होता है, उसका जो लोन पेयर है वो साइनो ग्रुप पे अटैक करता है, ब्रोमीन माइनस निकलता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता है, ब्रोमीन माइनस मेथिल पे अटैक करता है और नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन जो बनता है वो क्या बनता है, मेथिल ब्रोमाइड। तो ये जो मेथिल ब्रोमाइड बन रहा था, इसी से हमको पता चलता है कि कितना मिथाइल अटैच है। अगर यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ऑफ मेथिल ब्रोमाइड बनता है तो इसका मतलब दो मिथाइल अटैच थे। एनीवे, जब यहाँ पे हमारा एक मेथिल ब्रोमाइड निकलता है, यहाँ पे आपका CN आ जाता है, हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो CN पहले CONH2 में यानी एमाइड में कन्वर्ट होता है, फर्दर हाइड्रोलिसिस से वो एमाइड एसिड में कन्वर्ट होता है, और जब हम हीट करके इसको डीकार्बोक्सिलेट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, NH। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चर NR कोडीन और मॉर्फिन में एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। डिफरेंस क्या आया कि NR कोडीन में इस जगह पर हाइड्रोजन है और इस जगह पर मिथाइल। तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स सेम रह गए, क्योंकि ये मिथाइल यहाँ पे आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला है, इसीलिए इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो हमारा नंबर ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड जो बनता है, इससे भी हमको पता चलता है कि नाइट्रोजन से एक मिथाइल अटैच है। वही इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मेथिल अमीन मिल रहा था, इससे भी पता चल रहा था कि नाइट्रोजन से एक मिथाइल अटैच है। ओके, अभी नाइट्रोजन को हम प्रूफ कर चुके हैं कि नाइट्रोजन है मॉर्फिन के अंदर और वो 3 डिग्री है और उस नाइट्रोजन पे हमारा एक मिथाइल अटैच है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हमको पता है कि 3 ऑक्सीजन है। तो जब हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें सिर्फ डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिलता है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को ही हम हेरोइन भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर देते हैं तो हमको जो मॉलिक्यूल मिलता है वो डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, जिसका ही नाम हेरोइन है, जो आपकी एक ड्रग है। तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन मिलने का मतलब क्या हुआ कि हमारे मॉर्फिन मॉलिक्यूल के अंदर दो ऐसे ऑक्सीजन है जो एसिटाइलेशन
जिनका एसिटाइलेशन किया जा सकता है। नाइट्रोजन का एसिटाइलेशन हो नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि वो टर्शियरी नेचर का है। इसका मतलब जो भी एसिटाइलेशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ऑक्सीजन पे हो रहा है। और चूंकि 3 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 2 ही का एसिटाइलेशन हो रहा है, इसका मतलब 2 ही हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। तो एसिटाइलेशन करके आपको डाइस्टाइल मॉर्फिन मिल रहा है, जो आपको प्रूव करेगा कि मॉलिक्यूल के अंदर आपके 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आपको दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी एसिटाइलेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एसिटाइल लगा है और इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एसिटाइल लगा है, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला में 2 हाइड्रोजन घटे हैं। तो आपको यहाँ पे जो H19 था यहाँ पे क्या कर देना है H17, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन को मैं इस वाले को अंदर ही लिख रहा हूँ और ये जो 2 ऑक्सीजन थे उनको हमने बाहर लिख दिया और उस पर हमने क्या लगा दिया, एसिटाइल। तो डाइस्टाइलेशन हो रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं और उन्हीं दोनों का एसिटाइलेशन हो रहा है। अगला जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसका सोडियम साल्ट बनाते हैं बाय ट्रीटिंग मॉर्फिन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, इट कैन एक्सट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। तो मॉर्फिन का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको मोनोसोडियम साल्ट मिलता है। मोनोसोडियम साल्ट मिलने का मतलब क्या हो गया कि वो जो 2 हाइड्रोक्सी जिनका हम एसिटाइलेशन कर रहे थे उनमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ऐसा है जिसका हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका मतलब वह फिनालिक OH होगा जिसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके साल्ट बना सकते हैं। अल्कोहल का H एसिडिक नहीं होता, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये मोनोसोडियम साल्ट बना रहा है। तो मोनोसोडियम साल्ट एक्चुअली बन रहा है, इससे हमको प्रूफ होता है कि 2 हाइड्रोक्सी एस्टाइलेशन से प्रूफ होता है और उसमें से जो एक हाइड्रोक्सी है वो फिनोलिक नेचर का है क्योंकि वही सोडियम साल्ट बना रहा है। इसका मतलब हमारे मॉर्फिन मॉलिक्यूल में फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ये फर्दर कंफर्म हो जाता है क्योंकि हमको ये वेल नोन रिएक्शन है कि अगर हम फिनॉल का ट्रीटमेंट FeCl3 के साथ करते हैं तो रेड कलर जनरेट होता है, यानी कि कलर रिएक्शन आती है। तो अगर हम मॉर्फिन का भी ट्रीटमेंट करते हैं FeCl3 के साथ तो कलर रिएक्शन आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉर्फिन के अंदर एक फिनोलिक OH प्रेजेंट है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि 2 हाइड्रोक्सी हैं, उस 2 हाइड्रोक्सी में एक हाइड्रोक्सी जो है वो फिनोलिक नेचर का है। आगे आते हैं, हम मॉर्फिन से कोडीन बना देते हैं। जो मैंने पिछली रिएक्शन में आपको बताया था कि PHNMe3OH- से जब हम ट्रीट करते हैं तो मॉर्फिन का मिथाइलेशन हो जाएगा। अब मिथाइलेशन किस वाले हाइड्रोजन का हुआ होगा, यहाँ वाले। ये आपको पता है कि अब जो कोडीन है वो ये स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है कि कोडीन में, अब आप बताइए क्या फिनोलिक OH है, नहीं है, क्योंकि जो फिनोलिक OH था वो क्या हो गया है, मिथाइलेट हो गया। तो जब कोडीन का हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हमको अब क्या मिलेगा, सिर्फ यही वाला ऑक्सीजन है जो एसिटाइल ग्रुप से अटैच हो सकता है। यानी कि अब जब हम कोडीन का एसिटाइलेशन करते हैं तो अब हमको मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव मिलता है ऑफ कोडीन, मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ कोडीन मिलता है। और ये जो कोडीन बना ये FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो ये हमको इनडायरेक्टली फिर से प्रूफ कर दे रहा है कि मॉर्फिन में फिनोलिक OH था, उसका जब हमने मिथाइलेशन कर दिया तो हमें कोडीन मिल गया और वो कोडीन FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। यानी कि अब जो फिनोलिक OH था वो कंज्यूम हो चुका है, मिथाइलेट हो चुका है, और जो दूसरा हाइड्रोक्सी रिमेनिंग था वही एसिटाइलेशन रिएक्शन दे रहा है। यानी कि कोडीन के अंदर एक ही हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है और दूसरा जो हाइड्रोक्सी था वो ब्लॉक हो चुका है, वहां पे मेथॉक्सी लगा हुआ है। ओके, तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि मॉर्फिन के अंदर 2 हाइड्रोक्सी है क्योंकि ये डाइस्टाइल डेरिवेटिव बनाता है। उस 2 हाइड्रोक्सी में एक हाइड्रोक्सी फिनोलिक है क्योंकि ये मोनोसोडियम साल्ट बनाता है और पॉजिटिव रिएक्शन देता है FeCl3 के साथ। जो दूसरा हाइड्रोक्सी है वो हमारा अल्कोहलिक था और उसका एस्टाइलेशन किया जा सकता था। तो अब ये प्रूफ करना है एक्चुअली कि अल्कोहलिक है कि नहीं। अगर हम मॉर्फिन की HCl से ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको पता है कि जो OH होता है हाइड्रोक्सी का वह H2SO4 अगर हम यूज करते हैं तो जनरली एलिमिनेशन देता है, लेकिन अगर हम HCl यूज करते हैं या PCl5 कोई भी हेलोजेनेटिंग एजेंट यूज करते हैं तो उस OH की जगह पर हमारा Cl आ सकता है। तो जब हम मॉर्फिन का HCl के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको हाइलोजिनेटेड डेरिवेटिव मिलता है, यानी कि OH की जगह पर क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। तो OH की जगह पर Cl लगने का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिफैटिक OH है।
अब ये जो हैलोजिनेटेड डेरिवेटिव बना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा जानिएगा कि ये जो डेरिवेटिव है वो ऐसा नहीं है कि इस OH की जगह पर ही सिंपली आके Cl लग गया, क्योंकि आपको पता है कि ये एलाइलिक हाइड्रोक्सी है, यानी कि इस OH का अगर हम प्रोटोनेशन करके H2O को निकाल दे तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा वो इस एलाइल के होने के नाते स्टेबलाइज रहेगा और वो पास टाइम यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह पर माइग्रेट करेगा। तो ये जो क्लोरो लगेगा वो इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, वो बाद में एक जगह पर काम आएगा, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बट मोनो हैलोजिनेटेड डेरिवेटिव बनने का मतलब हो गया कि जो एक हाइड्रोक्सी है वो क्या है, अल्कोहलिक है, क्योंकि फिनाल का OH को हम Cl में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऐसे सिंपली, बट अल्कोहल के OH को हम Cl में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मोनोहैलोजिनेटेड डेरिवेटिव बनाता है। जो तीसरा ऑक्सीजन है वो जनरली किसी भी रिएक्शन में जितना भी हमने किया वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ है कि उसका मोस्ट प्रोबेबल जो चांस है तीसरे ऑक्सीजन का वो ईथर हो सकता है, क्योंकि दो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सी है, तो जो तीसरा ऑक्सीजन बचा उसका मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस क्या है कि वो ईथर हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अनरिएक्टिव है। अब ये जो हमारा एलिफैटिक OH है उसका हमें पता करना है कि नेचर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहलिक ग्रुप आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शियरी हो सकता है, तो वो पता करना है हमको कि वो क्या है। अब आपको एक सिंपल सा रिएक्शन आपको पता है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, जो कि आपको फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन देता है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कीटोन मिलता है, और अगर हम टर्शियरी हाइड्रोक्सी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब हम मार्फिन ना लेके अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कोडीन ले रहे हैं, क्योंकि मार्फिन जो है वो जनरली डिग्रेड हो जाता है हार्श कंडीशन में। तो जब हम कोडीन का ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, तो आपको पता है कि कोडीन आपका क्या है, इस H की जगह पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल। अब ये कोडीन है आपका, कोडीन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कोडिनोन मिलता है, यह एक कीटोन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऑक्सीजन यहाँ का हाइड्रोजन हटा होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहा होगा वो भी हट गया होगा, और यहाँ पे क्या आ गया, एक कीटोन आ गया। तो बेसिकली यहाँ से दो हाइड्रोजन क्या हुए हैं, रिमूव हुए हैं, तो इसीलिए जो यहाँ पे 21 था हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रिमूव होकर कितना बचा, सिर्फ 19 बचा। और ये चूंकि कीटोन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाइड्रोक्सी है वो सेकेंडरी नेचर का है, तभी वो कीटोन दे रहा है। अगर वो प्राइमरी होता तो क्या देता है, एल्डिहाइड, और टर्शियरी होता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो हमको एक कीटोन मिलता है, और इस कीटोन का नाम क्या है, कोडिनोन। इस कीटोन का नाम क्या है, कोडिनोन। और कोडिनोन का बनना ये बताता है कि जो अल्कोहलिक OH है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी नेचर का है। ओके, हमने ये प्रूव कर लिया कि मॉर्फिन के अंदर 3 ऑक्सीजन है, जिनमें से एक फिनालिक ऑक्सीजन है, अल्कोहल है, फिनालिक हाइड्रोक्सी है, दूसरा हमारा अल्कोहलिक है, तीसरा ईथर है। हमने ये भी प्रूव कर लिया कि हमारा नाइट्रोजन जो है वो टर्शरी है और उस पर मेथाइल लगा हुआ है। अब हम आते हैं प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि हम कितने डबल बॉन्ड ऐसे हैं जिनको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, ये पता करना है। तो जब हम कोडीन को पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करते हैं तो ये 1 मोल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने का मतलब हुआ कि उसके अंदर एक डबल बॉन्ड, अगर ये 2 करता तो 2 डबल बॉन्ड, 3 करता तो 3 डबल बॉन्ड। तो आपको पता है कि फिनाल के अंदर ये जो बेंजीन रिंग थी उसके अंदर भी 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन आपको पता है कि बेंजीन रिंग इज एक्सट्रीमली स्टेबल बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक नेचर, इट कैन नॉट अंडरगो रिडक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो हमको ये पता है कि जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड इधर उधर कहीं होंगे वही रिड्यूस होते हैं। तो जब हम कोडीन का रिडक्शन करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड गेट्स रिड्यूस्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, यानी 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। 2 हाइड्रोजन ऐड होना मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहे हैं। तो जो कंपाउंड बना उसका नाम है डाईहाइड्रोकोडीन, और उसमें 2 हाइड्रोजन के नंबर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो इससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल के अंदर 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो हमें अभी तक क्या क्या हमने प्रूव कर लिया कि मॉर्फिन के अंदर एक हमारा N मेथाइल है और ये नाइट्रोजन टर्शरी, यानी कि ये 2 अन्य किसी कार्बन एटम से जुड़ा होगा। हमारे पास 2 OH है जिसमें से एक क्या है, फिनोलिक है,
एक हमारा OH जो है वो क्या है 2 डिग्री नेचर का है, और एक कहीं पे डबल बॉन्ड है। इतना हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर डिड्यूस करें तो एक कार्बन यहाँ पे है और 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे है। एनीवे इस इतने को आप ध्यान रखिएगा, हमने इतना पोर्शन अभी तक प्रूव कर लिया है कि एक नाइट्रोजन है जिसपे मिथाइल लगा हुआ, वो 2 अन्य किसी कार्बन से ऐड होगा, एक OH है जो फिनालिक है, एक OH जो है वो सेकेंडरी है, एक डबल बॉन्ड है, और एक ऑक्सीजन जो है वो ईथर टाइप का होगा, ठीक है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये अलग से पूछा जाता है कि हाउ टू प्रूव दैट मॉर्फिन हैज फेनोल्फथालीन न्यूक्लियस। तो इसको प्रूव करने का रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। गैरिस्टन ने 1881 में he did he actually took zinc dust and morphine and distilled morphine over zinc dust, so he found phenanthrene along with other basic products. तो उन्होंने क्या किया, इन बेसिक प्रोडक्ट्स को उन्होंने नहीं कैरेक्टराइज किया, बट उन्होंने जो फिनांथ्रीन बना उसको कैरेक्टराइज किया। और फिनांथ्रीन का बनना अपने आप में ये बताता था कि मॉर्फिन के अंदर ये वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिखना आपको क्या है कि मॉर्फिन, जिंक डस्ट, डिस्टिलेशन, उसके बाद आपको क्या बना देना है, फिनांथ्रीन। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख दोगे कि फॉर्मेशन ऑफ फिनांथ्रीन इंडिकेट्स दैट मॉर्फिन हैज फिनांथ्रीन न्यूक्लियस इन इट्स स्ट्रक्चर। गैरिस्टन ने फर्दर कंफर्म किया था इसी चीज को। ये आप स्ट्रक्चर एक बार ध्यान में रखिएगा, आपको अभी ये स्ट्रक्चर अगर पूछा जाता है तो ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, बट आप ये दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। ये स्ट्रक्चर मैं आपके समझने के लिए इसलिए बना दिया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करना क्या है कि उन्होंने फर्दर कैसे कंफर्म किया, उन्होंने मॉर्फिन का डाइएसिटाइल डेरिवेटिव लिया। डाइएसिटाइल डेरिवेटिव जो था वो हमने आपको बताया है कि उसी का नाम क्या है, हेरोइन है। तो उन्होंने डाइएसिटाइल डेरिवेटिव जब लिया और उसका मेथाइलेशन किया फर्दर मेथिल आयोडाइड से, तो मेथिल आयोडाइड से जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलरली इन मॉर्फिन केमिस्ट्री इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मेथायोडाइड, यानी कि एक मेथिल और एक आयोडीन जुड़ा है, यानी एक मेथायोडाइड बनता है। तो अगर हमने मॉर्फिन लिया तो उसका नाम हो जाएगा मॉर्फिन मेथायोडाइड, अगर कोडीन लिया तो कोडीन मेथायोडाइड, अगर कोई और प्रिकर्सर लिया तो उस प्रिकर्सर का नाम और आगे आप क्या लगा दोगे, मेथायोडाइड। और ये एक क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट होता है। जनरली हम मॉर्फिन से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि उसके मेथाइलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। एनीवे, तो जब हमने हेरोइन का मेथायोडाइड लेते हैं और उसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके अमोनिया और एथेनॉल से ट्रीट करते हैं तो हमको डाइहाइड्रोक्सी फिनांथ्रीन मिलता है। पहली बार हमको फिनांथ्रीन मिला था, लेकिन हमने जब रिएक्शन सेट ऑफ कंडीशंस को चेंज किया तो हमको क्या मिलता है, डाइहाइड्रोक्सी फिनांथ्रीन मिलता है। इस डाइहाइड्रोक्सी फिनांथ्रीन का ही नाम क्या है, मॉर्फॉल है, कि वो इस्टेब्लिश किया गया बाय सिंथेसिस। तो आपको इसकी सिंथेसिस नहीं देनी है। अगर आपसे 5 नंबर में ये पूछा जाता है कि हाउ टू प्रूव दैट मॉर्फिन हैज अ फिनांथ्रीन न्यूक्लियस, यू जस्ट गिव 2 रिएक्शन। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू हैव टू राइट दैट गैरिस्टन इन 1881 distilled morphine over zinc dust and he found phenanthrene along with some other basic products. Formation of phenanthrene molecule indicates that morphine has phenanthrene nucleus in its structure. What he did again, he took heroin methiodide, he treated it with acetic anhydride, then following treatment with ammonia and ethanol, he ended with मॉर्फॉल और डाइहाइड्रोक्सी फिनांथ्रीन। हम पोजीशन अभी प्रूफ करेंगे कि इसका ऑक्सीजन का पोजीशन क्या है। उन्होंने काफी पॉसिबिलिटीज थी और गैरिस्टन ने मात्र 2 या 3 रिएक्शन में प्रूफ कर दिया था कि ये कौन सा हाइड्रोक्सी है। एनीवे, तो ये डाइहाइड्रोक्सी मॉर्फिन का फिनांथ्रीन का बनना और इवेंचुअली फिनांथ्रीन का बनना ये प्रूफ करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर फिनांथ्रीन न्यूक्लियस है।